किचन के पीछे ही मेरा स्टूडियो हुआ करता था और मैंने उधर पे कैनवास लगा के रखा और फिर दाल छोड़ी तो फिर 5 मिनट फिर कैनवास पे काम फिर रोटी ऐसे में कभी तन्मयता से आप काम कर रही हो तो दाल जली नहीं? कई बार क्योंकि ऐसा होता है आप लोग अभी भी जल जाती, कल ही जल गई थी जी। तो कई बार ऐसा हो जाता, दूध उबल गया, दाल जल गई। तो आपके जो वकील साहब हैं वो नाराज नहीं होते? अब नहीं नाराज, वो कभी नाराज नहीं हुए। उन्होंने कितना ही बड़ा नुकसान हुआ उससे, वो उन्होंने कभी नाराज नहीं हुए, उन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने हर पल और दाल ला के रख दी। नहीं, वो तो डिब्बों में रहती है। मंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने चित्रकला के क्षेत्र में हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी अपने परचम फहरा रखे हैं। आइए मिलते हैं श्रीमती कामनी बघेल जी से। नमस्कार। नमस्ते। कामनी जी, जैसा कि मैंने अभी उल्लेख किया कि आपके चित्रकारी का जो मुद्दा है वो देश विदेश में भी जाना जाता है, तो मुझे आप शुरू से बताइए कि आपने कब से इस यात्रा को जिया? जी, वैसे तो मेरा बचपन का ये हॉबी थी। अब बचपन में तो सभी बच्चों की हॉबी होती है, सभी बनाया करते हैं। उस टाइम पे पेंटिंग नहीं बोलते थे, आर्ट बोलते थे। तो मैं भी अपनी जो ड्राइंग कॉपी हुआ करती थी, मैं कुछ ना कुछ बनाया करती थी। और मेरी मम्मी श्रीमती मीरा गौड़ जो एडवोकेट हैं, वो बहुत मुझे प्रोत्साहित करती थी और मुझे वो अधिकतर इतनी मतलब देखती थी कि जब मैं इतनी मेहनत से काम कर रही हूँ, बना रही हूँ, तो मुझे वो भी अपने कलर, अपने बचत के पैसों से कलर ब्रश लाके दिया करती थी। और मैं भी छोटे बच्चों की तरह हमेशा दिन भर कुछ ना कुछ बनाया करती थी। मतलब ये कि आप बचपन से इन्वेस्ट हैं आपके अंदर चित्रकला की जो शिक्षा दीक्षा है, कहीं सीखा भी है आपने? जी नहीं, पहले तो मैंने कहीं नहीं सीखा। पहले तो मेरा बस एक शौक था, सभी बच्चों के शौक हुआ करते थे, लेकिन बस जुनून इतना था कि मुझे कागज भी कम पड़ने लगा। फिर अब मैं किस में बनाऊं मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने पूरे अपने जो घर की दीवारें थी मैंने उनको कैनवास बना दिया, उनको पेपर बना दिया। मैंने पूरी दीवारों पे बनाना शुरू कर दिया, सारी घर की दीवारें, कहीं कुछ भी नहीं छोड़ा, एक जगह नहीं छोड़ी। तो घर में इसके लिए आपको डांट भी पड़ती होगी? नहीं, डांट तो नहीं पड़ती थी। और मेरी मम्मी थी और मेरे जितने रिलेटिव्स थे बहुत तारीफ किया करते थे सभी। और जितने लोग आते थे वो सबसे पहले बाद में मिलते थे और लोगों से, पहले वो पूरा टाइम मेरे जो पेन में बनाया करती थी कलाकृतियां, तो वो पूरा टाइम वो देखते थे उस टाइम पे। किस टाइप की कलाकृतियां बनाने का शौक रहा आपको शुरुआती दौर से? देखिए, पहले अपनी खुद की मेमोरी इतनी होती नहीं है छोटे बच्चों की, तो मैं देख के कॉपी वर्क किया करती थी, कुछ तो अपना भी किया करती थी, लेकिन धार्मिक चित्र ज्यादा बनाया करती थी। जैसे कहीं राम बनाया, कहीं सीता बनाए, कहीं कृष्ण बनाए, राधा बनाए, इस तरह से। और बहुत जब मन करता था तो अपने भाई बहनों को, हम 7-8 भाई बहन थे, तो हम उनको बैठाल के और उनके पोर्ट्रेट बनाया करते थे। तो मतलब मेरा शौक नहीं, वो एक जुनून था जो बचपन से ही था। और जहाँ बचपन का शौक होता है ना कहीं तो करवट लेता है ना, तो वही जुनून जब और आगे बढ़ता चला गया। जब मेरा स्कूल में खैर एडमिशन तो पहले हो चुका था, लेकिन जब मैं 3री या 4थी क्लास में थी तो मैं तब अपने टीचर के भी पोर्ट्रेट बनाया करती थी। अब इतना अच्छा नहीं कर पाती थी, लेकिन मैं बैठ के बीच में बच्चों के बीच में कोशिश करती थी। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि मैं दूसरी क्लास में भी चली जाया करती थी। मेरे अपनी क्लास की टीचर का बन गया, अब मुझे लगता था मैं किसका बनाऊं, तो मैं दूसरे मैं थोड़ी शैतान भी थी, तो मेरी फ्रेंड्स बहुत सारी थी। मतलब मुझे लगता था कि मैंने अपने दोस्त ज्यादा बनाई हुई थी, तो मैं दूसरी क्लास में भी जाके मैं उनके दूसरी टीचर का भी बनाना शुरू कर देती थी। तो कभी कभी मैं पकड़ भी जाती थी, तो पिटाई तो नहीं करती थी, क्योंकि मुझे सब बहुत प्यार करते थे। मेरी सारी टीचर थी, मुझे बहुत प्यार करते थे, और बस मुझे वो क्लास से बाहर कर देते थे। और मुझे सजा तो कम मिलती थी, बस ये था कि हाँ डांट पड़ती थी। और मुझे एक टाइटल भी मिला था, को काऊ में मगन, कामनी दीदी अपनी पेंटिंग में मगन। कामनी जी, आपने बताया बचपन से आपको पेंटिंग का शौक था, आप स्केचेस और वो सब बनाती थी। फिर आप असल में कब आपको लगा कि आप इस फील्ड को
बहुत अच्छे से जी सकती हैं, इसमें ज्यादा बेहतर काम कर सकती हैं? देखिए उस टाइम पे तो मेरी इतनी एज नहीं थी, मेरी उम्र बहुत कम थी और इतना सीरियस मैंने नहीं लिया था, बस मुझे पेंटिंग करना अच्छा लगता था, इसलिए मैं सारा दिन पढ़ाई कम पेंटिंग ज्यादा किया करती थी। और वही मैंने बताया जब मैं अपने घर की सारी दीवारों को रंग दिया, कहीं पे कुछ नहीं मिला, कागज नहीं मिला, पेपर नहीं मिला, तो अब मैंने अपने घर की सारी दीवारों को रंग दिया। इसी तरह से धीरे 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 मेरी क्लास बढ़ती गई और मेरा जुनून बढ़ता चला गया। और लेकिन बस ये एक विडंबना थी उस टाइम पे जब मेरी एज में बहुत जल्दी शादी हो जाया करती थी हमारे यहाँ। और मैं कब हुई थी आपकी, कौन सी एज में और कौन सी सन में हुई आपकी? मेरी सन 1981 में शादी हो चुकी थी। मैं खुद 12th में पढ़ रही थी और मेरे पति देव भी 12th में थे, मिस्टर बघेल जी। तो हम लोग की एक तरह से बहुत मतलब एक तरह से वो उम्र होती थी, वो छोटी होती थी। अब आजकल के बच्चे तो देखिए उस टाइम पे बहुत छोटे छोटे माने जाते हैं, लेकिन जब मेरी शादी हुई उस टाइम पे जब मेरे फादर इन लॉ मुझे देखने आए तो उन्होंने जब देखा पूरे घर की दीवारों पे कुछ ना कुछ बनाया इतना अच्छा, तो वो उन्होंने तो सारा कुछ भूल गए उन्हें इतना अच्छा लगा, वो बहुत देर तक 2-3 घंटे तक तो वो पूरा देखते रहे। वो हमारे टाइम पे जब ड्राइंग रूम नहीं हुआ करता था, हमारे टाइम पे पौर हुआ करती थी, उस टाइम पौर का चलन था, तो वो कहना बड़ी अच्छी पौर में तो बड़े अच्छे अच्छे नौने चित्र बना रखे लगा वो नौनी है तो वो देख के चले गए और उन्होंने उधर पे भी जाके बहुत शोर मचाया कि वो जो बहू है वो बहुत अच्छी अच्छी चित्र बनाती है, बहुत अच्छे। चूंकि आप धार्मिक चित्र बनाती थी, वो ने और लगाए होंगे। हाँ, ये बुजुर्गों को तो धार्मिक चित्र ज्यादा पसंद आते हैं और वो सारे धार्मिक चित्र थे, बहुत खुश हुए और उन्होंने एक बार में योगी हो गई, लक्ष्मी आ रही है घर में तो बस जब मेरी शादी हो गई, लेकिन शादी होने के पहले का भी मेरा जो सफर था वो थोड़ा सा एक बीच का जो सफर था बहुत थोड़ा सा कष्टदायक रहा, क्योंकि चूंकि हम 8 भाई बहन थे और हमारे पिताजी अकेले कमाने वाले थे, तो कभी कभी ये लगता था कि ये लगता था बहुत बेचैनी होती, जब मुझे बहुत जरूरत होती कि कलर मेरे पास ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, तो मेरे पास थोड़े से संसाधन नहीं मिल पाते थे। लेकिन ये नहीं कि मेरे पेरेंट्स हम लोग को कोई कमी रखते थे, सारे जो हम लोग सब स्कूल में पढ़ते थे, सबको नई नई किताबें, नए नए बैग, बस्ते, हम लोग के टाइम पे वो चलती थी बक्सियां कहलाती थी, हम तो वो लेते थे। तो लेकिन फिर भी हमारी जो मम्मी थी ना, मम्मी है अभी भी है, और तो वो लेकिन वो फिर भी मेरे लिए कलर कहीं ना कहीं से अरेंज करती थी। और मेरे ताऊ जी थे, वो सिंचाई विभाग में वो ऐसी जॉब में थे, उनको कलर मिलते थे बहुत, उनके यहाँ रहते थे बड़े बड़े टिकिया वाले कलर, तो वो मुझे ला के देते थे। तो अब ये देखिए ब्रश भी नहीं हुआ करता था, अब ब्रश का कहाँ से वो ब्रश, 1-2 ब्रश आए वो टूट गए, तो जो झाड़ू की सीख होती है ना, उसमें मैं कॉटन लपेट के उसको अपना ब्रश बनाया करती थी। तो इस तरह से मैंने बहुत सारी पेंटिंग बनाई और बहुत सारे लोग तो मुझसे कॉपी करवाया करते थे, धार्मिक चित्र बनवाया करते थे। तो जब मेरी शादी हुई, बहुत छोटी एज में हो गई थी शादी, तो मैं जब ससुराल गई थी, तो आप समझ लीजिए ससुराल का जो गांव था उधर पे लाइट भी नहीं थी। किस गांव में थी? ये टहरौली के पास है एक बकाई, छोटा सा गांव है, आज भी 1000 लोगों की आबादी है बस। तो वो भी एक बहुत मतलब एक मेरे लिए एक बहुत अचीवमेंट था। अच्छा, आपके पति को शादी के पहले वो आपको मिलने देखने आए होंगे, तो उनको भी आपकी चित्रकारी रास आई थी? नहीं, हम लोग देखने नहीं आए थे, हमारे उस टाइम पे रिवाज ही नहीं था देखने का। तो जानकारी तो नहीं मिली होगी? होगी, जानकारी थी, लेकिन जब देखने का रिवाज ही नहीं था तो हमारी तो कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई। वो तो उन्हें बाद में मालूम पड़ा। तो वो शादी होने के बाद जब हम गए, तो पहली शादी में गए उस टाइम पे तो मेरे ससुर जी ने नहीं बोला, लेकिन जब दूसरी विदा में गए तब उन्होंने कहा कि तुम्हें पूरी जितनी हमारी पौर है उसमें सब में कुछ ना कुछ बनाना है। क्योंकि हम देख के आए थे, बहुत अच्छे नौने चित्र बना रखे थे। तो अब मुझे तो बड़ी परेशानी हुई, क्योंकि कलर ही नहीं थे वहां तो गाँव में, अब कलर कहाँ से आते? तो अच्छा, आदेश दे दिया, लेकिन कलर का इंतजाम नहीं किया। अच्छा। तो मेरे देवर थे, छोटे थे उस टाइम पे, तो अब मैंने उनका बैग खुलवाया, मैंने कहा कुछ कलर बताओ, कुछ करते हो भैया? तो कहने लगा हाँ है तो वहाँ भी, लेकिन देख लो आपकी मतलब क्यों, तो देख लो। तो हमने देखा छोटे छोटे सस्ते वाले कलर थे गाँव में, बच्चों के पास उस टाइम पे कहाँ से आते इतना महंगा, तो हमने उन कलर को यूज किया। फिर वही फिर झाड़ू की
पर वही झाड़ू की सीख में रुई लपेटी। पहला चित्र कौन सा बताया आपने अपनी दौर में? कृष्णा अच्छा। काफी साल तक बने रहे और उन्होंने 4-5 बनवाए, बहुत काफी समय तक वो बने रहे, बड़े बड़े मेरे बराबर साइज के, और बहुत काफी समय तक उस जगह पे वो पुतवाते ही नहीं थे। अच्छा। कुछ भी नहीं करते थे, बहुत साल तक जो भी थे, मतलब मुझे लगता है कि वो अभी तक होते तो एक इतिहास बन जाते, लेकिन अब कहाँ तक रहते, 20 साल तक वो बने रहे, फिर इसके बाद रंगाई पुताई हो गई, इसके बाद वो खत्म हो गए। लेकिन फिर भी मतलब एक स्मृति में है, और पूरे गाँव भर में शोर था कि इनकी बहू बहुत नौने चित्र बनाती है। तो वही था कि जब फिर इसके बाद मेरा झांसी आना हुआ, जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, अब उनको स्कूल की जरूरत थी, तो मैं बहुत जल्दी झांसी सेटल हो गई अपने हस्बैंड के साथ में, मिस्टर बघेल जी के साथ में। तो इधर पे जब मेरा शुरू में तो बच्चे छोटे थे तो ब्रेक से लगा हुआ था, लेकिन मेरी बेटी जब 3 साल की थी तो इधर पे सीपरी बाजार है, तो उधर पे मेरे गुरुजी डॉक्टर सुरेश पेंटिंग सिखाते थे सनातन इंटर कॉलेज में। तो मैं उधर से गुजर रही थी तो मैंने देखा वो पेंटिंग की क्लास दे रहे थे, और मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरे कदम अपने आप रुक गए, और बहुत देर तक मैं 1-2 घंटे तो भूल गई सब बाजार सब क्या खरीदना है, मार्केट में क्या लेना है, बच्चे भी घर पे छोड़ के गए थे पड़ोस में। तो 1-2 घंटे तक जब तक उनकी क्लास चलती रही, जब तक हम उनका देखते रहे। अब वो भी देख रहे बड़े गौर से कि ये तो बहुत देर से खड़ी हुई है, क्या बात है। अब ज्यादा एज नहीं थी मेरी इस टाइम पे, मेरी भी अभी ज्यादा नहीं, मुझे लगता है कि 21-22 साल की मैं रही होंगी, बच्चे अर्ली एज में हो गए थे। तो उन्होंने कहा बेटा बहुत देर से देख रहे हैं, तुम काफी देर से खड़ी हो। हमने कि हाँ सर, मुझे भी थोड़ा सा आपसे सीखना है ये सब। कहले बेटा मैं तो सिखाने के लिए हूँ, आप एडमिशन ले लो। जी। तो मैंने पूछा सर फीस पूछी, तो जो फीस बताई उन्होंने वो तो मेरे बूते के बाहर थी, और अब टेंशन तो था कि सीखना है। तो घर पे आए, अब बच्चे भी छोटे छोटे थे, मेरे हस्बैंड की उस टाइम पे इतनी इनकम भी नहीं थी, और वो वैसे एजुकेशन विभाग में उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर थे, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी कि सीख तो सकती हूँ कि घर का सारा काम करते हुए। तो घर का सारा काम करते हुए ये तो, लेकिन मेरे लिए खुशी की बात है कि उन्होंने परमिशन दे दी थी सीखने के लिए, और फीस की भी कोई वो नहीं टेंशन हुई, क्योंकि मैंने इतनी बचत कर करके उनकी फीस जुटाई कि मतलब आप समझ लिए कि अब मैं बता नहीं सकती हूँ मैंने किस तरह से फीस जुटाई उनके पास। देखिए इतनी एक्साइटेड थी, इतना अच्छा लग रहा था, कदम बिल्कुल जैसे जमीन पे नहीं हो रहे थे मुझे सीखने के नाम पर। तो मैंने सीखना शुरू किया, बच्चे छोटे थे लेकिन कोई परेशानी नहीं आई, बच्चों ने भी एडजस्ट किया मेरे साथ में। और मैं पड़ोस में एक आंटी थी उनके पास छोड़ के, बच्चे हैं आपके? 2 है, एक बेटा एक बेटी। अच्छा। तो एक पड़ोस में एक आंटी थी, बंगाली आंटी थी, वो 1-1.5 घंटे मेरे बच्चों को देख लेती थी। अच्छा, तो जब आप वहाँ सीखने जाते? हाँ सीखने जाते थे। अच्छा ये आप एक बताऊं, मैं उस साथ में मैं वोकल म्यूजिक भी सीख रही थी उस टाइम पे। अच्छा, मुझे उसका भी शौक था, वो इधर ही पे घर के पास में था। एक जौहरी मैडम थी, उनसे मैं सीख रही थी, तो मेरी 2 क्लास एक साथ चल रही थी। अब मतलब वोकल म्यूजिक का उसका भी, मुझे म्यूजिक का भी जबरदस्त शौक था, लेकिन पेंटिंग का उससे ज्यादा था, वो बचपन का था, मेरा जुनून था। तो समय मैनेज करते हुए मैंने पेंटिंग सीखना शुरू किया। अब वही था ना कि सीखने के लिए भी एक कम से कम एक ऊर्जा चाहिए होती, और मेरे अंदर वो थी एनर्जी। तो जब मैं सीखना शुरू किया तब मेरे गुरुजी मुझे और जैसे आम स्टूडेंट थे उसी की तरह लेते थे, उसी तरह उन्होंने सिखाया भी। लेकिन जब 1-2 पेंटिंग मैंने उनके पास बना ली, तब उन्हें लगा कि इसमें कुछ ना कुछ तो बात है जो इतनी गंभीरता से सीख रही है। हाँ, प्रभाव समझे। हाँ, कुछ ना कुछ तो बात है। तो वो मुझे बहुत अच्छे से सिखाते थे, सभी को अच्छे से सिखाते थे डॉक्टर सुरेश जी। तो बहुत उन्होंने, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से उन्होंने बारीकी से मुझे अच्छे से सिखाते थे, और मैं भी उनके जो भी वो कहते थे उनको फॉलो करती थी। लेकिन एक पेंटिंग जो आज बच्चे, जो आज की जो युवा जनरेशन है, वो चाहती है कि एक दिन में पेंटिंग बन जाए, एक दिन में सीखना चाहते हैं। तो आपको मालूम है मैंने एक पेंटिंग 7 महीने में पूरी करी है। एक छोटा सा साइज 18 बाई 24 इंची का जो आज एक दिन में आर्टिस्ट बना लेते, वो मैंने पूरा 7 महीने में बना के तैयार करते थे हम पेंटिंग, वो जिस तरह से सिखाते थे। और मुझे लगता है कि इतनी गंभीरता से अगर हर कोई सीखे तो वो अपने मुकाम को पा सकता है। और बेसिक सीखने के लिए इतनी ही मेहनत की जरूरत है, लेकिन आजकल सब्र नहीं है लोगों को, सबको बहुत फुर्ती है, फास्ट। वो ये कहते मैम आपने तो बना ली,
अब आपने बना ली तो मैं क्यों नहीं बना सकती हूँ इतनी जल्दी, ठीक है। लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि हमने उस पेंटिंग को बनाने के लिए कितना समय दिया है। अब मैं काम कर रही हूँ, लेकिन उसके पीछे मेरा समय जो चला गया वो उन्हें नहीं मालूम है। तो मैंने वो पेंटिंग, एक एक पेंटिंग, और उन्होंने एक एक पेंटिंग में उन्होंने बहुत बारीकियां मुझे सिखाई एक एक चीज में, और मैंने बहुत मन से सीखी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि सर ने मेरी फीस लेना बंद कर दी। अच्छा, गुरु दीक्षा नहीं ली। बगीर कहते थे वो, बगीर अब अपना फीस मत दिया करो, आप बस आप तो घर से बना के लाओ और इधर पे पूरा किया करा करो। आप तो इतना अच्छा काम करते हो, खुद करते हो कि आपको बताने की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब सर ने बोल दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे तो मैं दे रही थी तो ठीक है, लेकिन मैंने फिर क्या किया, फिर मैंने घर में, अच्छा उन्होंने एक बहुत अच्छा, सर की एक बात और थी, वो पेंटिंग के साथ साथ बहुत सारी चीजें इस तरह से बताते थे कि बहुत ज्ञानवर्धक, हाँ बहुत ज्यादा, कि बेटा ये करो वो करो, और ये कहते थे हमेशा अपना मौलिक काम करो, कभी कॉपी वर्क मत करो। कॉपी वर्क के लिए हमेशा मना करते थे, और मतलब जो स्टूडेंट जितने भी सीखते थे, ठीक है सीखने के लिए कॉपी वर्क की जरूरत रहती है। जब तक हम कॉपी नहीं करेंगे किसी आर्टिस्ट की, बड़े आर्टिस्ट की, तो हम नहीं सीख सकते हैं। तो वो तो लेकिन सजा नहीं, हाँ, लेकिन वो कहते थे कि अब आप मौलिक काम करो, अब आपको मौलिक काम करने की जरूरत है। तो वो हमने कोशिश की, मौलिक काम करना शुरू किया, और बहुत ज्यादा पहले तो दिमाग लगाया मौलिक काम, पहले तो समझ में नहीं आया मौलिक काम कैसे करें। लेकिन फिर धीरे धीरे, चूंकि मैं एक बहुत अच्छी पढ़ने में, मुझे पढ़ने का भी शौक, पढ़ाई में आपका मन लगने लगा? नहीं, पढ़ाई में तो मन लग गया था, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी डिवीजन से पास कभी नहीं हुए। हाई स्कूल में गांधी डिवीजन, और ट्वेल्थ में तो शादी हो गई थी, शादी के बाद ही रिजल्ट आउट हुआ, तो वो गुड सेकंड, उस टाइम पे मेरे ख्याल में 55% को गुड सेकंड डिवीजन होते थे, तो उसी में घमंड था, गुड सेकंड डिवीजन। तो भाई है ना कि उन्होंने कहा तो उनकी बात को हमने अमल किया। तो हमने हमेशा अपना कोशिश किया कि अपना बनाने के लिए कैसे, अपना मौलिक काम बनाने के लिए क्या किया। फिर क्योंकि मेरी साहित्य में शुरू से रुचि थी, मैं बचपन से ही साहित्य किताबें पढ़ा किया करती थी, अभी भी पढ़ती हूँ, मेरे पास बहुत अच्छी अभी भी लाइब्रेरी है। तो मेरे दिमाग में जो मैं साहित्यिक जो उपन्यास पढ़ती थी, तो एक स्टोरी चलती थी, जैसे अमृता प्रीतम है, और शिवानी है, वृंदावन लाल वर्मा है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय है, और मतलब बहुत सारे राइटर, तो उनकी किताबें पढ़ के एक स्टोरी, प्रेमचंद, तो इस तरह से मेरे जो उनकी एक स्टोरी बन जाती थी, पूरी दिमाग में खिंच जाती थी स्टोरी। तो मैंने उस स्टोरी को अपनी ड्राइंग में उतारना शुरू कर दिया। वो कई 10-10 कॉपी बनाई, वो जो मुझे अच्छा लगा, फिर उसको मैंने ड्रॉ किया कैनवास में, फिर उसको बनाया। तो उस टाइम पे अब ये था कि उस टाइम बाहर तो निकलना तो हुआ नहीं था, केवल झांसी तक सीमित थे। तो झांसी में हमारे यहाँ एक झांसी महोत्सव पहले उस टाइम बहुत बड़े लेवल पे हुआ करता था। सन में आप प्रवेश झांसी महोत्सव में तो मैंने 95 में शुरू किया साहित्य में, लेकिन उसके पहले 94 में एक हमारे यहाँ झांसी में पुलिन कला दीर्घा का गठन हुआ, ठीक है। उसमें सारे सीनियर आर्टिस्ट थे, और चूंकि मैं सर की स्टूडेंट थी, डॉक्टर सुरेश जी की, तो उन्होंने मुझे भी कहा कि इसमें लाइफ मेंबरशिप ले लो। तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सारे सीनियर आर्टिस्ट थे, और उनके साथ में मुझे लाइफ मेंबरशिप मैंने ली। तो लाइफ मेंबरशिप लेने के बाद एक जस्ट पहली एक एग्जिट हुई इधर पे, कौन सा भास्कर भवन है झांसी में, पहली एग्जीबिशन 1994 में हुई। तो उसमें मेरी 2 पेंटिंग प्रदर्शित हुई। तो सबसे पहली प्रदर्शनी थी, जीवन की सबसे पहली प्रदर्शनी, और पहली प्रदर्शनी का तो मजा ही अलग कुछ होता है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे 3-3 साल के बच्चे एग्जीबिशन लगा रहे हैं, लेकिन मेरी तो पहली प्रदर्शनी वही थी। उससे आपको पहचान बनी? हाँ, पहचान बनी, और उसमें मैं सारे जितने हमारे साथ में सीनियर आर्टिस्ट थे झांसी के, डॉक्टर सुरेश जी थे, जगदीश लाल जी, मुन्ना सिंह सिकरवार, किशन सोनी, तो जितने थे, वंदना अग्रवाल, और ये सब हमारे साथ में थे। हम लोग के सबके काम प्रदर्शित हुए। हम लोगों ने एक पेंटिंग कंपटीशन भी करवाया, जिसमें मैं जजेस थी। तो वहां से एक जो शुरुआत हुई,
उसने तो जिंदगी का एक रुख ही बदल दिया। आत्मविश्वास हाँ, बढ़ गया। आत्मविश्वास हो गया और पता चला कि ये भी कोई एक लाइफ होती है। जो मेरा एक जो बचपन का एक जो सपना तो कभी बचपन में तो ये नहीं सोचा था पेंटिंग कि कलाकार बनना है, ये करना है, वो तो एक शौक था। वो तो बाद में समझ में आई कलाकार और चित्रकार होता क्या है। ये तो ठीक है। तो वो एक उस टाइम पे जब था कि एक कि एग्जीबिशन, तो जब जाना कि ये एग्जीबिशन इस तरह से होती है। अब जब शुरुआत हो गई तो फिर हमारे यहाँ एक झांसी महोत्सव हुआ करता था, बहुत बड़े लेवल पे हुआ करता था। तो जो हमारी एक जो हमने बताया ना आपको पुलिन कला दीर्घा का गठन हुआ, इसमें सारे हमारे जितने थे झांसी के सभी सीनियर आर्टिस्ट थे। तो उन्होंने एक कला पर्व नाम से एक वो इवेंट स्टार्ट किया। तो वो झांसी महोत्सव में गवर्नमेंट के अंतर्गत वो आ गया। गवर्नमेंट ने उस कला पर्व को मतलब हम ही लोगों से उन्होंने सहयोग लेना शुरू कर दिया। हम पुलिन कला दीर्घा संयोजक हुआ करती थी उस टाइम पे। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे एक जो म्यूजियम है झांसी का, तो उसमें हम लोगों ने एक गैलरी थी वहाँ पे, तो उधर पे सारी उसमें पेंटिंग लगने लगी। झांसी महोत्सव में बहुत सारे जो कलाकार थे, झांसी के कलाकार थे, आसपास के झांसी के आसपास के भी कलाकार थे। तो पुलिन कला दीर्घा के द्वारा वहाँ पे एक एग्जीबिशन हाँ की शुरुआत हुई। तो झांसी में ये बहुत एक अच्छी शुरुआत थी, क्योंकि काम करने वाले तो बहुत साल से थे, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। अब प्लेटफॉर्म दिया हम लोगों ने, पुलिन कला दीर्घा ने बहुत मेहनत की, और इस मेहनत के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया। यहाँ तक कि जो वहाँ पे जो गैलरी थी उसके लिए जो उन्होंने हुक थे, उसमें हम लोगों ने उसको कलर तक किया है। मतलब उस गैलरी को सजाने के लिए हम लोग की बहुत मेहनत रही। तो वो गैलरी चूंकि अब बंद हो चुकी है, तो उसका अस्तित्व खत्म हो चुका है अब आने वाले समय में। तो उसमें एग्जीबिशन लगा करती थी वो हर साल, और झांसी महोत्सव का बहुत बड़े लेवल पे हुआ करता था। तो उसके लिए सारे आर्टिस्ट इंतजार करते थे और काफी भीड़ हुआ करती थी। एक बहुत मतलब एक जैसे होता है ना होली दिवाली, उसी तरह से झांसी महोत्सव के टाइम पे एक त्योहार का एक माहौल हुआ करता था। तो फिर आपकी यात्रा आगे कैसे बढ़ी? फिर बस यही कि उसके लिए मैं पेंटिंग बनाती थी। ठीक है, पेंटिंग बनाना शुरू किया। तो पेंटिंग हर साल जब झांसी महोत्सव के लिए बनाना स्टार्ट किया, सिर्फ झांसी महोत्सव के लिए उस टाइम पे लोग बनाया करते थे, लेकिन जब पेंटिंग इकट्ठी हो जाती थी तो झांसी महोत्सव पे हम लगाया करते थे। अब धीरे धीरे करके इस तरह से पेंटिंग की संख्या बढ़ती चली गई, और फिर और थोड़ा सा रुझान और जुनून और बढ़ता चला गया। तो पेंटिंग मेरा तो ये था कि पूरा जैसे मैं सांस लेती हूँ, खाना खाती हूँ, पानी पीती हूँ, इस तरह से मेरी पेंटिंग भी बना करती थी पूरे टाइम पे। जहाँ घर से फ्री हुई और उस टाइम पेंटिंग दिन भर काम करना है मुझे। दिन सुबह से कैनवास लगा के रख लिया, किचन के पीछे ही मेरा स्टूडियो हुआ करता था, और मैंने उधर पे कैनवास लगा के रखा, और फिर दाल छोकी तो फिर 5 मिनट फिर कैनवास पे काम, फिर रोटी ऐसे में कभी तन्मयता से आप काम कर रही हो तो दाल जली नहीं? कई बार क्योंकि ऐसा होता है आप लोग। अभी भी जल जाती, कल ही जल गई थी। जी। तो कई बार ऐसा हो जाता, दूध उबल गया, दाल जल गई। तो आपके जो वकील साहब हैं वो नाराज नहीं होते? अब नहीं नाराज, वो कभी नाराज नहीं हुए। उन्होंने कितना ही बड़ा नुकसान हुआ उससे, वो उन्होंने कभी नाराज नहीं हुए, उन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने हर पल और दाल ला के रख दी। नहीं, वो तो डिब्बों में रहती है। लेकिन उन्होंने कभी नाराज नहीं हुआ। मुझसे कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए, उन्होंने हर पल पे मुझे सपोर्ट किया। उनकी सपोर्ट के से ही मैं आज जो भी हूँ, उन्हीं के दम पे हूँ। फिर आपका आकार बढ़ा कैसे? क्योंकि आप झांसी के बाद आप पूरे प्रदेश में, फिर पूरे हिंदुस्तान में, और ये भी पता है कि विदेश में भी आप गई, तो आपका पायदान कैसे बढ़े? हाँ, फिर क्या हुआ कि जब मेरी पेंटिंग बहुत सारी इकट्ठी हो गई, तो मुझे संग्रहालय से वो मिला, इनविटेशन मिला कि मैं अपनी वहाँ सोलो एग्जीबिशन लगाने के लिए। तो आप ताज्जुब करेंगे कि हमसे पहले किसी ने भी सोलो एग्जीबिशन संग्रहालय में नहीं लगाई थी। मेरा मतलब इतिहास बनाया, एक इतिहास बनाया। मेरी सोलो एग्जीबिशन लगी 2002 में, और 23 जनवरी को। तो अब सोचिए आप, उस टाइम पे तो मेरे लिए बहुत अचीवमेंट था ये, मतलब गौरव की बात बहुत। हाँ, और गौरव की बात थी, और इतनी खुशी हो रही थी। अब तो खैर बहुत सारे इतने कर चुके हैं, लेकिन हाँ, लेकिन उस टाइम पे तो अब
समस्या आई कैटलॉग बनाना है। अब सबने कहा कैटलॉग भी बनता है, अब मुझे समझ में नहीं आया कैटलॉग कैसे बनता है। कैटलॉग बनाने के लिए मुझे कई चक्कर लगाने पड़े, कहीं किसी के पास जाना पड़ा, समझ में नहीं। उन्होंने कहा नहीं ऐसे से ऐसा लिखा जाएगा, फिर ऐसे से ऐसा लिखा जाएगा। फिर लास्ट में मुकुंद मेहरोत्रा जी जो फिल्म कला दीर्घा के अध्यक्ष हैं, हाँ, उन्होंने मुझे अच्छे से कैटलॉग बनवाया मेरा, मतलब उनको श्रेय जाता है मुझे कैटलॉग बनवाने का। तो मैं उनकी बहुत आभारी हूँ क्योंकि जो मुझे प्लेटफॉर्म मिला जो पेंटिंग के लिए वो उन्हीं के द्वारा मिला, इसलिए मैं उनकी आभारी हूँ। तो बस कैटलॉग बना, और जबकि कैटलॉग बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था, और अब तो हम लोग कैटलॉग से बच भी जाते हैं कि ठीक है नहीं कैटलॉग नहीं बनने दो। अब कैटलॉग झांसी में तो कैटलॉग एक महत्वपूर्ण चीज थी। अब कैटलॉग के लिए बहुत पैसा खर्च हुआ। अब उस टाइम की स्थिति आप जानिए पैसे की कितनी अहमियत थी। पेंटिंग भी बनाना है, कलर भी खर्च करना है, सब कुछ करना है, उसी में मुझे अपनी बचत करने से, ठीक है, मेरे बच्चे भी थे उस टाइम में, खूब पढ़ रहे थे, लेकिन ठीक है सब चीज देखनी पड़ती थी, बैलेंस करना पड़ता था। तो 16 एडिशन शुरू हुई। अब उस दिन की आप उस दिन का दिन हम अभी भी याद करते हैं तो मुझे इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता था जैसे जमीन पर कदम नहीं हो। इतनी भीड़ थी क्योंकि और जो संग्रहालय ने ही ऑर्गेनाइज किया था और पुलिन कला दीर्घा के संयुक्त तत्वाधान में इतनी भीड़ थी, इतने साहित्यकार और चित्रकार झांसी के सारे, मतलब इतनी भीड़ तो अब भी नहीं मिलेगी देखने को। लेकिन मतलब हर कोई मुझसे मिलना चाह रहा था, कोई इधर से काम नीचे जरा अब मुझे तो लग रहा था जैसे मैं कोई सेलिब्रिटीज नहीं, और उस दिन की मैं कोई परी हूँ जो हवा में तैर रही हूँ। और इतने सारे मीडिया इतने इकट्ठे थे, और इतना हर दिन जब एग्जीबिशन शुरू हुई तो हर दिन इंटरव्यू गया मेरा, मतलब एक ना एक दिन कभी भास्कर ने इंटरव्यू लिया, कभी किसी ने जो स्थानीय पेपर, हाँ हर दिन इंटरव्यू हुआ और बहुत सारे आर्टिकल। इसके बाद तो बहुत सारे, और सबसे बड़ी बात है कि उस जो एग्जीबिशन थी उसका आर्टिकल इंडिया टुडे में भी आया, और जो हमारे यहाँ के सीनियर पत्रकार प्रेम कुमार गौतम जी उनके सौजन्य से, ठीक है। तो इस तरह से मेरी जो शुरुआत हुई वही पहली शुरुआत थी ये। और जब एग्जीबिशन चल रही थी तो इलाहाबाद से एक वहाँ पे मध्य सांस्कृतिक केंद्र है महात्मा गांधी कला गीत का, उधर से वहाँ के डायरेक्टर आए थे। अच्छा। अब मुझे इतने समय में नाम याद तो नहीं है, लेकिन उन्होंने जब एग्जीबिशन को देखा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, तो वो जब इनवाइट कर गए मुझे अच्छा एग्जीबिशन के लिए। तो ये और एक उपलब्धि हो गई, और एक और पायदान हो गया, और उन्होंने वहाँ से लेटर भी भेज दिया मुझे, जस्ट आमंत्रित कर लिया मुझे। अब उसके लिए अब खुशी की बात तो थी, लेकिन एक खुशी की बात के साथ साथ बहुत सारे अरेंजमेंट भी करने थे। अब पेंटिंग में फ्रेम भी करवाना था, और जाना भी अर्थ जुटाना था, घर की बचत से नहीं, स्त्री धन से छुपे हुए धन से। स्त्री धन क्या होता है आपको मालूम? स्त्री धन तो एक लेडीज का एक ज्वेलरी होती है। अब क्या करें, अब बघेल साहब तो लगे तुम जानो इतना। उन्होंने जितना था उन्होंने ऐसा नहीं, उन्होंने मेरा हेल्प नहीं की, उन्होंने दिया, लेकिन मुझे तो बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। इनवाइट तो मैं हो गई थी, लेकिन मुझे फ्रेम करवाना था, फ्रेम करवाने के साथ साथ मुझे बहुत सारी चीजें थी तो मैंने 1 मिनट नहीं लगाया, मैंने अपने गले की जंजीर बेच के कुर्बान कर दिया। जंजीर मैंने 1 बार नहीं 3 बार बेची अपनी पेंटिंग के लिए। अब तो मुझे कोई देता भी नहीं। अब नहीं देते, मेरी बहू का मैं कहीं जाती हूँ तभी मुझे देती वापस ले लेती। तो वही बहुत बस मेरे साथ 4 लोग गए, मेरे पिताजी भी गए, पहली बार जाना हो रहा था तो मेरे पिताजी गए, मेरे हस्बैंड ने बघेल साहब ने अपने ऑफिस के 2 लड़कों को भेजा, और मेरे लिए फर्स्ट क्लास का पूरा सब, उस टाइम पे वो होता था ना फर्स्ट क्लास का पूरा रूम सा होता था ना, तो उसमें पूरी पेंटिंग 4 लोग गए हेल्प के लिए, और 25-26 पेंटिंग थी, बड़ी काफी बड़ी 3x5 तक की 4x4 की पेंटिंग है, तो लेके गए। और उधर पे इलाहाबाद में
इतना अच्छा शो हुआ, इतना अच्छा शो हुआ, और इतना कवरेज आया वहाँ पे, और इतने लोग आए। और एक बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं श्याम बिहारी अग्रवाल जी, बहुत फेमस हैं प्रयागराज के। अच्छा। तो उन्होंने इनॉग्रेशन किया। अभी भी मेरी उनसे कभी ना कभी मुलाकात हो जाती है, तो मैंने उन्हें बहुत दिन बाद मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने उनको याद दिलाया, मैंने उनको फोटोग्राफ्स भेजे। तो मुझे उस टाइम से, मतलब ये मेरी शुरुआत थी 2003 में, 2003 तूफानी शुरुआत। हाँ 2003 में। अब जब मैं इलाहाबाद से लौट के आई तो मुझे इनविटेशन मिला ग्वालियर से। अच्छा अच्छा। एक सिलसिला चलता हाँ सिलसिला, उधर पे भी एक संवाद संस्था थी, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। तो उधर के लिए भी मेरे साथ यही था, लेकिन बघेल साहब ने सारा इंसान जुटाया, मेरे लिए गाड़ी भी की उन्होंने, पेंटिंग में गाड़ी से लेके। पहला ट्रेलर बढ़िया था ना इसलिए उनको भी लगा कुछ दम है मामले में। बिल्कुल। तो उधर पे भी जो 3-4 दिन का शो था बहुत अच्छा रहा। वहाँ पे कोई मंत्री आए थे, वही ना याददाश्त थोड़ी सी वीक हो गई, तो उधर पे भी बहुत अच्छा कवरेज, अभी मेरे पास काफी कवरेज वहाँ का जो है वो अभी भी मेरे पास, मेरी संकलन में है। तो उधर पे भी ये शुरुआत थी मेरी, ठीक है। अब वर्कशॉप में भी मैं जाती रहती थी, मुझे वर्कशॉप में भी जाने का मौका मिला, लोगों ने बुलाना भी शुरू कर दिया। तो अब धीरे धीरे करके ये सफर जब शुरू हुआ, तो मथुरा में भी मुझे बुलाया, एक संस्था थी और कम्युनिस्टवादी संस्था थी। अच्छा। तो उन्होंने मुझे शो के लिए इनवाइट किया मथुरा में। अच्छा। उधर पे मुझे अभी एक किताब निकलती थी, क्या याद नहीं आ रहा, विजय लक्ष्मी जी उसकी एडिटर थी। विजय लक्ष्मी विवाह? हाँ नहीं, अच्छा। विजय लक्ष्मी काफी अच्छी उनकी पत्रकार थी, मुझे याद नहीं आ रहा, उत्तरार्थ। हाँ, उन्होंने मुझे बुलाया था। तो उधर पे उन्होंने बहुत सम्मान किया मेरा, और मेरी एग्जीबिशन भी लगाई। तो बस ये शुरुआत हुई मेरी। तो बस फिर इसके बाद मेरे कदम पे रुके नहीं, फिर मुझे वर्कशॉप पे भी बुलाते थे लोग, और एग्जीबिशन भी में भी लोग इनवाइट करने लगे। मेरे बाहर का भी सफर शुरू हुआ। अब सफर कहाँ से था, अब सफर कहाँ का मैंने नहीं किया था, दिल्ली का, और दिल्ली तो मेन जगह थी। अब क्या हुआ, दिल्ली का सफर करने के लिए मैंने बघेल साहब को तैयार किया कि दिल्ली तो जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल्ली नहीं है तो फिर सब कुछ बेकार है। तो हम दिल्ली गए 2007 में, शायद 2007 में गए, मेरा बेटा और बघेल साहब, हम लोग दिल्ली गए। वहाँ पे सारी जितनी थी दिल्ली की आर्ट गैलरी थी, सारी घूमी और देखी, सब कुछ समझा, जायजा लिया। हाँ, ललित कला अकादमी है, त्रिवेणी कला दीर्घा, जहाँ पे मैं कई बार एग्जीबिशन खुद कर चुकी हूँ। तो सारी जितनी उधर पे गैलरी घूम घाम के फिर वापस हो गए। अब एक बार जब दिल्ली हो आए, तो अब मुझे लगा कि अब दिल्ली बार बार जाने का मन करता था मेरा, क्योंकि दिल्ली अब तो एक ललक थोड़ी सी बढ़ती चली जा रही थी, ठीक है। तो मैंने दिल्ली फिर पहले तो कम था, 2-3-4 महीने में गए, फिर अब धीरे धीरे करके मेरे बच्चे भी बड़े हो गए थे, थोड़ा सा कॉलेज पढ़ने लगे थे, तो बेटी की भी फिर शादी हो गई थी 2007 में। फिर इसके बाद आज़ादी थोड़ी सी मिली कि बेटी की शादी हो गई थी, बेटी घर में थी जब तक थोड़ा सा असंभव लगता था। तो लेकिन मैंने फिर जाना जब दिल्ली शुरू किया, उसके पहले तो मेरे बहुत सारे ग्रुप शो भी हो चुके थे, और काफ़ी जगह मैं वर्कशॉप में भी जाने लगी थी, कई जगह पे पूरी इंडिया में बहुत जगह इन्विटेशन मिलना शुरू। कहाँ आपकी ये एग्जीबिशन लगी हिंदुस्तान में? तो अभी तो कह सकते हैं मेरी सारी पूरी इंडिया में अधिकतर सभी स्टेट में और सभी जगह लग चुकी है। अब मुझे तो याद नहीं है, क्योंकि मेरा बायोडाटा जब आप कभी देखेंगे तो बायोडाटा इतना लंबा हो गया है कि अब मैंने लिखना छोड़ दिया। फिर विदेश जाने का मौका आपको कब मिला? विदेश में कहाँ नहीं आप? विदेश में मैं विदेश में 6-7 जगह गई हूँ, और मालदीव गई हूँ, भूटान गई हूँ, नेपाल गई हूँ, बैंकॉक गई हूँ, आबू धाबी गई हूँ, दुबई गई हूँ। इसी संदर्भ में? हाँ, पेंटिंग में कहीं वर्कशॉप है, कहीं पे एग्जीबिशन है, और कम से कम मेरा 12 कंट्री में तो शो हो चुका है, और लंदन में भी हो चुका है, रॉयल अकेडमी है वहाँ पे। मेरा वहाँ पे वीज़ा भी हो गया था, और लेकिन कुछ कारण से मैं नहीं जा पाई थी, कुछ घरेलू कारणों से। तो वो भी ये तो उड़ान आपकी बहुत ऊंची थी, तो इसमें बघेल साहब का क्या रोल रहा? क्योंकि वो कह रहे हैं ये तो उड़ती चली जा रही है। उनका सबसे ज्यादा तो यही रोल था कि उन्होंने जाने की परमिशन दी, और जब वो सेटल हो गए, अच्छे से सेटल हो गए, तो उन्होंने मुझे कभी पैसों की भी कमी नहीं होने दी।
तो सबसे बड़ा यही रोल एक औरत के लिए, पॉजिटिव महिला के पक्ष लिए है। सबसे, क्योंकि मैंने बहुत सारी महिलाओं से बातचीत की है, बहुत सारे पति ऐसे होते हैं जो महिलाओं पे आगे नहीं मतलब कुछ ना कुछ कारण से नहीं बढ़ पाती हैं, क्योंकि कभी घर गृहस्थी आ जाती, क्योंकि वुमेन्स जो फीमेल आर्टिस्ट तो बहुत हैं, लेकिन और बहुत सारी शुरुआत बहुत अच्छे से करती हैं, लेकिन उनमें अवरोध हो जाता है, शुरुआत उनकी रोक लग जाती है। क्यों लग जाती है? क्योंकि आगे उनके पास कभी कभी होता है घरेलू समस्या हो जाती है, घर गृहस्थी हो जाती है, इतना कॉपरेट नहीं करते लोग, पति लोग कॉपरेट नहीं करते हैं, बच्चे नहीं कर पाते हैं, घर के लोग, रिलेटिव, बहुत सारी चीजें होती है। और कुछ महिलाएं भी ऐसी होती है, उन्हें सोचती कि अब जो ना सब ठीक है कर लिया, तो नाती पोते खिलाओ और घर में मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मुझे बहुत से लोगों ने कहा अब क्या कर रही हो अब तो आराम से बैठो घर में। बुजुर्ग महिलाओं ने तो कहा होगा बहुत हो गया, बहुत तो गुस्सा तो बहुत आता था, लेकिन फिर गुस्सा आता था, फिर मैं अपने सही रहता है दिल की बात बताऊं, मैंने ऐसे लोगों से कटना भी शुरू कर दिया जो मुझे गलत सलाह देती थी, है ना, क्योंकि आपको लगता था वो आपके फ्लेवर के नहीं है, उनसे बचो। हाँ, अभी आज लोग कहते हैं कि तुमने अपनी उस फ्रेंड से क्यों मिलना जुलना छोड़ दिया, किसी को नहीं मालूम, क्योंकि जो मुझे हतोत्साहित करते थे मेरा उनसे मिलने का फिर दिल नहीं करता। ठीक भी है। मुझे चाहिए थे जो मेरा उत्साह वर्धन करे। मैंने कितनी मुश्किलों से अपने मुकाम को पाया, किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि मैंने यात्रा कैसे की है। मैंने लेडीज कोच में बैठ की यात्राएं की है, क्योंकि मेरे पास एकदम से टिकट रिजर्वेशन तो होता नहीं था, और मुझे लगा कि कल मुझे जाना है, कल कोई इवेंट है और मुझे उस दिन को देखना है। अब रिजर्वेशन नहीं है तो क्या करूं मैं? तो मैं लेडीज कोच में बहुत मुश्किलों से तुरंत टिकट करवाया, टीटी से भी उधर ही सेटिंग करी, ट्रेन में ही करी, उसको पैसे दिए और तुरंत ऐसे बहुत सारे ऐसे कितने दिल्ली के तो सभी आर्टिस्ट को मालूम है कि कानवी बगल ने कैसे सफर किया है, लेकिन दिल्ली जा के तो ऐसा लगने लगा था जैसे मेरा एक जैसे मेरा एक आर्टिस्ट फैमिली है वहाँ पे। मतलब इतना लोगों ने स्नेह दिया, वहाँ के लोगों इतना स्नेह करते हैं वहाँ के, और बहुत सारी ऐसी होती, कई किसी को प्रॉब्लम होती है तो मुझसे पूछ भी लेते हैं। तो मुझे लगता था जैसे मैंने बहुत मुश्किलों से मैंने जिस तरह से एक सफर किया था, और जिस चीज को जानने के लिए मुझे बरसों लग गए, उसको मुझे लगता था कि मैं लोगों को गाइड करूं। तो ये अच्छा कामनी जी, आपने इतना कुछ किया जिसका इस इंटरव्यू में साफ आना बड़ा कठिन है, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका सम्मान कहाँ हुआ, क्योंकि आपका किया जरा बहुत शानदार है, तो बहुत सारे सम्मान से भी आप नवाजी गई होंगी, वो बताएं। हाँ, सम्मान तो बहुत सारे हुए हैं। अब मैं इतना तो मुझे मुँह जबानी याद नहीं है, क्योंकि बता दीजिए, याद आती है। दिल्ली में भी मेरा सम्मान हुआ है, और वो मृदुला सिन्हा थी जो गोवा की कौन गवर्नर थी, मुझे भी याद है। हाँ, उन्होंने मेरा सम्मान किया था। और झांसी में तो वही हुआ है, उज्जैन में भी मुझे सम्मान मिला है, स्वास्थ्य सम्मान मिला है, और झांसी में तो बहुत सारे सम्मान मिले मुझे। अब यार झांसी रत्न सम्मान मिला बहुत साल पहले, झांसी रानी सम्मान मिला, जेसी सम्मान मिला, और झांसी गौरव सम्मान मिला। झांसी में तो बहुत सारे सम्मान हो गए, और मुझे अमर उजाला ने भी नारी सम्मान दिया था, और उसी टाइम पे तख्ता पलट गया, मुझे लखनऊ में मिलना था। तो मिला बस नाम बस ये सबसे बड़ी एक दुख की बात है कि जो हमारी गवर्नमेंट है ना, वो आर्टिस्ट की ओर ध्यान नहीं देती है, बस है ना, कलाकारों पे ध्यान नहीं देती है कि कलाकार के लिए भी उन्हें कुछ करना चाहिए, कलाकार के लिए ना। तो कलाकार, क्योंकि कलाकार भी बहुत परेशान है, कलाकार क्योंकि देश की संस्कृति और की रक्षा कलाकार भी तो करता है। जो देश जो इतिहास बन चुकी जो चीज है, उनको जब तक कलाकार कैनवास पे दिखाएगा नहीं तो कैसे जीवित होगी। तो कलाकार उनको दिखाता है, बच्चे जो आने वाला एक युग है, तो बच्चे कैसे उनसे रूबरू होंगे। तो वो जब तक तो, लेकिन वो गवर्नमेंट को इस ध्यान देने की बहुत जरूरत है। कामी जी, आप जब विदेश गई तो सबसे अच्छा जो देश आपको कौन सा लगा, और जहां आपने रानी लक्ष्मीबाई का रिप्रेजेंटेशन किया, क्योंकि आप तो झांसी की तरफ से गई थी ना? हाँ, सबसे आबू धाबी में। अच्छा। मैं 15 जनवरी को मैं उधर पे 26 जनवरी को झांसी से और भी लोग गए थे? झांसी से कोई नहीं गया था। 26 जनवरी को मैं उधर ही थी। अच्छा। आबू धाबी में, और बहुत ऊंचे वहाँ पे रेत के पहाड़ होते ना, उधर पे चढ़ के मैंने झंडा फहराया था।
जितने इंडिया से गए हुए थे, हम लोगों ने 26 जनवरी को हम लोग उधर ही थे। हमारा एक रेजिडेंसी थी 20 डेज की अबू धाबी में, तो जहाँ पे हमारा वर्कशॉप हो रहा था वहाँ पे, तो उधर पे काफी ऊंचे ऊंचे रेतीले पहाड़ थे। तो हम लोगों ने सारे आर्टिस्टों ने मिलके पेपर से झंडा बनाया। अच्छा, पूरा उसको कलर किया, उसको एक लकड़ी हम लोगों ने फिर जाके बांस में लगा के एक सब पूरा जुगाड़ करके फिर इसमें सारा उधर पे जाके, अभी भी मेरा फेसबुक में फोटो डला होगा उसका, और हम लोगों ने ऊपर जाके उसको, और आप विश्वास नहीं करेंगे, उसमें हमारे साथ में और भी लोग शामिल थे जो और देशों के शामिल थे वहाँ पे। तो हम लोगों ने वहाँ पे पूरा सलाम अपना पूरा जय हिंद किया और झंडा फहराया। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट था हमारे लिए, क्योंकि हम जी कामनी जी, आपकी इस यात्रा में ये तो ठीक है कि बहुत सारे सुखद आपने अनुभव हमारे साथ शेयर किए कर रही हैं, कुछ ऐसे भी विडंबना वाले अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए जो आपके काम में अवरोध के रूप में थी। हाँ, बहुत सारे आते हैं कि देखिए, चूंकि जितने मेला कलाकारों में आपस में भी बहुत द्वेष देखा जाता है। हाँ, देखा जाता है, लेकिन बस यही है कि मैंने किसी की परवाह नहीं करी है। ऐसे लोग आपके जीवन में आए? मैंने केवल अपना एक, बस जैसे वो तो कहते हैं ना कि अर्जुन ने केवल मछली की आंख देखी, इसी तरह मैंने केवल अपना एक लक्ष्य देखा और उसी लक्ष्य पे चले। बहुत सारे ऐसे थे जो हताश भी करते थे, अरे ऐसा हो गया, या आपकी पेंटिंग, मतलब बहुत सारे क्रिटिसाइज करने वाले भी थे, लेकिन मुझे संबल था अपने घर का, अपने अपना और अपने ऊपर खुद मुझे कॉन्फिडेंस था। क्योंकि जब एक औरत जब बाहर निकलती है तो उसके कई लोग कमेंट्स कसते हैं, ये बात सच्चाई है, लेकिन मुझे अपने ऊपर विश्वास था। लेकिन आज मैं खुद गर्व से कहती हूँ कि आज मेरे लिए, लेकिन कभी कुछ मेरे पीठ पीछे भी कभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे इतने लोगों ने इतना स्नेह दिया है, वो मुझसे मतलब बिल्कुल कायल हो गए मेरे, और मुझे झांसी की रानी के नाम से लोगों ने फीड कर रखा मोबाइल में। तो लोग आपसे डरते होंगे। हाँ, मतलब जहाँ पे जरूरत पड़ी उधर पे मैं डर भी गई, मैंने परवाह नहीं करी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं क्यों परवाह करूं। कहीं आपका ये जो आपने बताया कि जो झांसी रानी का व्यक्तित्व आपके साथ सदा चला, इसका आपने कहीं प्रयोग किया, कहीं आपको उसका नुकसान उठाना पड़ा? हाँ, कभी कभी उठाना पड़ा। झांसी, देखिए झांसी के नाम से तो हम लोग में अपने आप एक अलग से था ना। तो कई बार ऐसा हुआ कि एक वाक्य में सुनाऊं, मुझे एक जगह सम्मानित करने के लिए बुलाया था, और उन्होंने झांसी में बुलाया था, और बहुत देर तक हम बैठे रहे कि ये मतलब बहुत सारे ऐसे सम्मान थे उन्होंने दिए। अब लास्ट में उनके पास स्मृति चिन्ह खत्म हो चुका था, अब मैं ही बची थी उस टाइम पे, तो उन्होंने कहा कि सम्मान का स्टॉक खत्म हो गया था। कुछ से सम्मान मैंने वो माइक लिया और हमने उनसे कहा, मुझे सम्मान की कोई जरूरत नहीं है, और मैं आपके सम्मान को त्याग करती हूँ, मुझे नहीं चाहिए आपका सम्मान। अब कह के तो मैं चली आई, लेकिन मुझे टेंशन तो बहुत हुआ, क्योंकि ये भी बड़ी चीज है, कोई सम्मान के लिए बुलाए और इस तरह से मैं कह के चली गई। बाद में पछताई? हाँ, बाद में पछताए भी, और इसका क्या कामयाबी भी बाद में मुझे अपने बघेल साहब की डांट खा के उठाना पड़ा। उन्हें लगा कि इतना नहीं करना, क्योंकि वो हमारी समाज का सम्मान था। अच्छा, ठीक है। और एक बार और हुआ, झांसी महोत्सव के दौरान हुआ, और झांसी महोत्सव में भी जो सम्मान के लिए बुलाया, मेरा ही अकेला सम्मान नहीं था, बहुत सारे आर्टिस्ट थे, तो उसमें भी ऐसे ही हुआ कि बुला लिया और हम लोग बैठे रहे, काफी देर हो गई और खत्म भी होने को था कार्यक्रम, तो उसमें भी उन्होंने कुछ मतलब उनका भी सम्मान खत्म हो गया? नहीं, सम्मान नहीं खत्म हुआ, गुस्सा आ गया मुझे बहुत तेज, और सब लोगों ने रोका, अरे बहन जी रहने दो। अब हमारे बहन जी शब्द कहते हैं ना, तो बहन जी नहीं, लेकिन मैंने तो सीधे जाके उनसे फिर गए, और कौन से फिर गए, यहाँ के अच्छे अधिकारियों से। तो हमने झांसी महोत्सव का बहिष्कार किया, और वो न्यूज़पेपर की न्यूज भी बनी, ये कौन चित्रकार है के नाम से। तो वही
लगता है ना, कभी कभी लगता है कि कहीं कहीं जब सम्मान की बात आती है तो हम अपनी झांसी को, जहाँ पर हम याद करते कि हम किस शहर से हैं, हम सौर भूमि झांसी की रानी के शहर से हैं, तो हमें गुस्सा भी बहुत आता है और हम वहाँ पे फिर हम अपने हक के लिए लड़ते भी, और हमारा लड़ना भी बाज़ है, स्वाभाविक है कि जो मुश्किलें आ रही हैं तो व्यक्ति तो, क्योंकि बहुत मुश्किलें आई हैं। अब मुश्किलें आई हैं तो फिर उनसे निपटना भी फिर जरूरी होता है, क्योंकि हमें अपने सम्मान को बरकरार रखते हुए हमें चलना है। अब जब इस लेवल तक हमें काम हमने किया है तो हमें अपने सम्मान को भी हमें अपना देखना है, स्वाभिमान से जीना है। और ये जो ये आर्ट फील्ड है ना, ये आर्ट फील्ड ग्लैमर्स वाली है एक तरह से, और यहाँ पे बहुत पग पग में मुसीबतें हैं, लेकिन जिसने ये मुसीबतों को चीरते हुए जो आगे बढ़ गया, अपने सम्मान को कायम रखते हुए, वही जीत सकता है। और मैं तो यही कहूँगी सभी लोगों को, जितनी फीमेल आर्टिस्ट हैं उनको भी अपने सम्मान को रखते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वही जीतता है जो ये इन सब चीजों को सोचता है और करता है। तो कान्हा जी, एक सवाल जो आम इंटरव्यू में पूछ लेता हूँ, जो पुरुष आर्टिस्ट होते हैं वो आमतौर पे जो अपनी रचनाओं में महिलाओं की चित्रकारी या महिलाओं की अभिव्यक्ति को ही परोसते हैं, आप ने भी ऐसा बहुत जगह किया है। पुरुषों के सौंदर्य को, पुरुषों के व्यक्तित्व से क्या कलाकारों को गुरेज होता है? हाँ, होना तो नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि तो ऐसा तो देखा गया है कि कलाकार कोई भी हो, आमतौर पे महिला व्यक्ति या महिला की चित्रकला कोई उभारता है, हाँ, तो ऐसा क्यों है? होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि एक सोशल लाइफ में महिला दोनों इकाइयां हैं, महिला पुरुष दोनों इकाइयां हैं, तो जितना उनके लिए हर चीज होती है कष्टदायक होती है, वो उनके लिए पारिवारिक जिम्मेदारियां मेल को भी उतना ही सहन करनी पड़ती है, उतनी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, तो वो अपना पहलू क्यों नहीं दिखाते हैं? वो एक औरत के पहलू को ही दिखाते हैं, तो इसका मतलब औरत महान है, औरत महान। आपने कभी ये कोशिश की, क्योंकि आपका भी ये चित्रकारी वाली यात्रा बहुत लंबी है जी, आपके दिमाग में आया कभी? और मेरे दिमाग में बहुत सारे टॉपिक आए, और मैं चूंकि साहित्य से भी जुड़ी रही हूँ तो मैं बहुत सारे टॉपिक मैंने बनाए भी है, लेकिन चूंकि मैं एक महिला हूँ और मैंने बहुत सारी महिलाओं का उत्पीड़न देखा है, अपने आसपास भी देखा है। अब बहुत सारे ऐसे जो माहौल में ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको मैं देख रही हूँ, और बहुत सारे मैंने टॉपिक जो मेरी थीम से जो मेरी पेंटिंग में आए हैं वो सब महिलाएं समाहित है, तो मैंने उनको तो चित्रित किया ही है, लेकिन मेरी पेंटिंग कभी इस तरफ ध्यान नहीं गया? हाँ, इस तरफ मेरा ध्यान कभी गया ही नहीं है। आपको लगता है जाना चाहिए? जाना तो चाहिए, लेकिन चूंकि एक पुरुष होता है ना, बहुत अहमी होता है ना, बहुत अहमी होता है, वो अपने दुख को छुपा के रखता है, तो वो कभी दुखी दिखता ही नहीं है कभी उन्हें। अच्छा, मर्द को दर्द नहीं होता? कभी दुखी दिखता ही नहीं है, और औरत बहुत भावुक होती है, तो उसका जो दर्द होता है ना वो आंखों से जल्दी दिखता है, और वो पीड़ा बहुत जल्दी बांट भी लेती है। एक औरत दूसरी औरत से अपनी पीड़ा भी बांट लेती है। हाँ, यहाँ एक और सवाल उठता है कि चूंकि आप एक फीमेल आर्टिस्ट रही हैं, तो कहते हैं महिला की दुश्मन है, तो आमतौर पे आपकी भी इस बिरादरी में बहुत सारी दुश्मनी हुई होगी क्योंकि मेरी तो दुश्मनी नहीं हुई, लेकिन हाँ, मुझसे बहुत सारे लोगों ने दुश्मनी की है। मुझसे बहुत सारे लोगों ने दुश्मनी की है, जिन लोगों को मैंने ABCD सिखाई, जिनको मैंने चलना सिखाया, जिन लोगों को मैंने उठाया, आज मुझे लगता तो ये कहावत है, नारी नारी की बैरन, सही है? नहीं, बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कभी कभी मुझे जब बहुत कष्ट होता है कि जब जिन लोगों को मैंने जिन लोगों को चलना सिखाया, मैंने उनको कलर की नॉलेज करवाई, उनको ब्रश बताया, आज वो अगर वो कुछ कर रही हो मेरा नाम नहीं लेती है, तो एक दुख तो होता है ना। केवल इतना ही तो इंसान चाहता है कि अगर कोई किसी के लिए कुछ कर रहा है तो वो उसका सिर्फ एक नाम ही ले दे। लेकिन ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वो भी मैं नहीं सोचती, मैं सोचती हूँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वो आगे अगर बढ़ रहे हैं, अगर वो कुछ काम कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मुझे तो ईश्वर ने खुद दूसरे हाथ से मुझे दिया है, मेरे है ना, एक हाथ से अगर किसी को दिया है तो दूसरे हाथ से मैंने लिया भी है, तो जरूरी नहीं है कि अगर हमने किसी से को दिया है तो हम उसी से ले, है ना, हमें तो भगवान ईश्वर ने दिया है। कान्हा जी, चित्रकला तो आपका
सबसे पहला शौक है। इसके अलावा ऐसी भी कोई शौक जो हिडन हो, लोगों को पता ही नहीं, और कामनी जी के अंदर वो भी सुरक्षित है? हाँ, एक तो मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है, जबरदस्त। सुनाने का या गाने का? नहीं, गाने का भी है, और शौक हमारे जो एक हमारी संस्था है आर्टिस्ट की यहाँ पे झांसी में, आर्ट क्लब, हम लोग सब सीनियर आर्टिस्ट से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग शौक पूरा कर लेते हैं। कभी कभी महीने में एक बार म्यूजिक गाना वगैरह गाती हैं? हाँ, उसमें हम लोग शौक कर लेते हैं। तो हमारे दर्शकों को कुछ गुनगुनाइए। अभी तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। और कामनी जी ये भी बताइए कि आपके आने वाले क्या प्रोजेक्ट्स हैं, क्या और नया करने की ख्वाहिश है आपने? हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी है। मेरे प्रोजेक्ट तो बहुत है और मेरे प्रोजेक्ट चल भी रहे हैं, लेकिन शायद लंबा चल गए हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसी थीम है जो मैं बनाना चाहती हूँ और उन पे मेरा काम भी चल रहा है, और मुझे लगता है 4-5 साल से मैं उनके ऊपर काम कर रही हूँ, और वो सब साहित्यिक कृतियाँ हैं जिनके ऊपर मैं पेंटिंग बनाना चाहती हूँ, लेकिन मैं अभी ओपन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वही कहा ना आपने। सही बात है। लोग अगर मैंने उनको खोल दिया तो पता चला मैं बना नहीं पाऊंगी। आप उसको सहेज के ही रखिए। मैं उनको सहेज के रखूंगी। और वैसे मेरी जो थीम है जो नारी जीवन के ऊपर, उसके ऊपर तो मैंने बहुत सारी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी की है, और दिल्ली में तो मेरे 5 सोलो शो हो चुके हैं, और ग्रुप शो तो मेरे कई हो चुके हैं, और बहुत सारी जगह पे हो चुके हैं, और मतलब ऐसा कोई शहर नहीं बचा होगा जहाँ पे मैंने शो नहीं किया हो। और इस साल तो मुझे जहांगीर आर्ट गैलरी में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, जो कि 7 साल बाद इंतजार के बाद आता है, और एक हर आर्टिस्ट का एक सपना होता है कि जहांगीर आर्ट गैलरी में अपनी पेंटिंग प्रदर्शित करना, और वो जब सपना पूरा होने को था तो लेकिन वो सपना, लेकिन मैंने अपनी जो आर्ट गैलरी है मणिकर्णिका आर्ट गैलरी, जो मैं इसकी डायरेक्टर हूँ, अभी आपने हाल में जो बनाई है, तो उस सपने को मैं मणिकर्णिका आर्ट गैलरी में पूरा कर रही हूँ, क्योंकि मणिकर्णिका आर्ट गैलरी झांसी की एक पहली प्राइवेट आर्ट गैलरी है। मुझे लगता है कि झांसी में कोई आर्ट गैलरी इसके पहले थी ही नहीं। एकमात्र जो हमारा गवर्नमेंट म्यूजियम है, उधर पे एक अस्थाई गैलरी है, उसमें एग्जीबिशन लगती है पेंटिंग की, लेकिन वो भी हम लोग को स्वतंत्रता नहीं है वहाँ पे स्वतंत्रता है। हाँ, उनके लेकिन सपोर्ट वो करते हैं, सारा स्टाफ सपोर्ट करता है, वो लोग भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेरा तो मन करता है मैं हर महीने पेंटिंग की एग्जीबिशन लगाऊं, या मेरे बाहर के जो कलाकार हैं मैं उनकी एग्जीबिशन लगाऊं। अब ये क्या है ना कि हमारी मनमर्जी हमारी दूसरे की चीज पे तो प्रॉपर्टी पे तो नहीं चल सकती, और मैंने पहले बहुत सारा प्रयास किया। मैंने यहाँ पे जो गवर्नमेंट के जनप्रतिनिधि लोग हैं उनसे बहुत सारा प्रयास किया मैंने, और म्यूजियम में भी मैंने बहुत कोशिश की कि एक अलग गैलरी बन जाए आर्टिस्ट के लिए, जहाँ पे आर्टिस्ट काम कर सके और बाहर के आर्टिस्ट भी लगा सके, लेकिन हो सकता है वो उनके ऊपर भी वो भी अपने मन से कुछ नहीं कर सकते जब तक ऊपर से आदेश नहीं आए, तो वो भी, लेकिन हो सकता आने वाले कल में और उन गवर्नमेंट का संस्कृति विभाग का ध्यान जाए और वो एक गैलरी स्थापित करें। लेकिन अब हम उनका कब तक इंतजार करते, हम उनका इंतजार करते तो फिर हम तो इंतजार करते करते ही रुखसत हो जाते हैं। हिंदुस्तान में कहावत है ना, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। तो इसलिए मैंने बहुत मेहनत की। इस गैलरी की प्लानिंग मेरी 2 साल से चल रही थी, और इस गैलरी को बनाने के लिए मैंने बहुत अपना पर्सनल बजट लगाया, हाँ भी लगाया, और घर से मुझे बघेल साहब से भी अब बहुत सपोर्ट मिलता है। अब मुझे स्त्रीधन की खैर जरूरत नहीं पड़ती है, बघेल साहब सपोर्ट करता है। हाँ, और वो सपोर्ट भी कर रहे हैं। इस गैलरी के लिए मेरा बेटा सहजीन सिंह बघेल और बघेल जी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और आने वाले कल में ये गैलरी एक बहुत अच्छे ऊंचे लेवल पे मुझे पहुंचाने का विचार है, और मैं चाहती हूँ कि बाहर से जितने आर्टिस्ट आए उनको एक गैलरी मिले जिसमें वो अपनी एग्जीबिशन लगा सकें, क्योंकि उनको भी एक सपोर्ट चाहिए। अब सपोर्ट कैसे चाहिए, क्योंकि म्यूजियम में वो कैसे, उनको कांटेक्ट नहीं है उनके, वो अलग से वो अपने खुद से गैलरी ले नहीं सकते हैं। लेकिन चूंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मेरे जो आर्टिस्ट रिलेशन है, मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं पूरी इंडिया के बाहर हैं, तो मुझसे वो जल्दी कांटेक्ट करते हैं। तो फिर आप उनका आंतरिक दर्द समझ सकते हैं।
हैं। हाँ, समझ सकते हैं। और अभी आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी से ही बुकिंग आने लगी है और लोग कह रहे हैं कि हमारा शो लगाना। और लेकिन अभी मैंने ऑनलाइन शो भी मैं कर रही हूँ और मेरे अभी 3-4 मणिकर्णिका आर्ट गैलरी के 3-4 ऑनलाइन शो हो चुके हैं और चल रहे हैं स्टैंड पे। और इसमें अलग अलग कंट्री से भी काफी आर्टिस्ट हैं, 40-50 कंट्री के अलग अलग आर्टिस्ट हैं और बहुत बड़े लेवल का शो चल रहा है जिसमें सारे सीनियर आर्टिस्ट हैं। और इसमें इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि कैसे जुड़ गए। हाँ वाकई मतलब, लेकिन वो सबका मेरे साथ सहयोग है और सबका मेरे प्रति स्नेह है, क्योंकि मैं उनसे जुड़ी हूँ सालों से, मैंने यही कमाया है। बस जितने साल से मैं जो लगातार मैंने शो किए हैं और हर शहर में शो किया है, लोगों से कांटेक्ट किया है, लोगों के साथ जुड़ी हूँ। और लोगों के बहुत सारे मेरे ऐसे भी आर्टिस्ट संस्थाएं हैं जिनके साथ मैं जुड़ी हूँ जो बाहर की है, तो उनका सबका मुझे सहयोग मिल रहा है। और अच्छा कामिनी जी, एक बड़ा दिलचस्प सवाल है, चूंकि आपने ये इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, आपने इतनी सारी चित्रकारी में आप जी हैं, अब अपना उत्तराधिकार किसको बनाना चाहेंगी? क्योंकि कहते हैं ना कि हमारे पीछे भी कोई खड़ा होना चाहिए, तो आपका कोई ऐसा है जिसको आप समझती हैं वो आपकी इस चित्रकला को आगे भी दूर तक जिंदा रखेगा? हाँ, ये तो बहुत एक गंभीरता वाली बात है। और पहले मैंने बहुत कोशिश की थी कि बेटे को आर्टिस्ट बनाया लेकिन उनके आर्टिस्ट बनते नहीं है, वो तो सदा होते हैं। उसने बहुत पेंटिंग की बचपन में, बेटी ने भी बेटे तो उनके पापा ने कहा तुम ही आर्टिस्ट रहो, बच्चों को आर्टिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। तो लेकिन बेटी ने पेंटिंग से एमए भी, मैंने उसको अपना एक शौक पूरा किया, उसको करवाया, कुछ कारण से उसका एमए ही पहली साल हो पाई, मास्टर पूरा नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, पेंटिंग वो बहुत अच्छी करती है। लेकिन उत्तराधिकारी की बात है तो मुझे लगता है कि जो उनके बच्चे, मेरे बच्चों के बच्चे हैं, तो उनको मैं उत्तराधिकारी बना सकती हूँ। लेकिन अभी रिसेंटली वर्तमान में मुझे लगता था कि बेटा मेरी कभी हेल्प नहीं करेगा इसमें, आर्ट फील्ड में, लेकिन मेरा बेटा सहजीन सिंह बघेल मेरी बहुत पूरी हेल्प कर रहा है। जो शो चल रहे हैं, ऑनलाइन शो चल रहा है, अगर वो नहीं होता तो मैं कुछ नहीं कर पाती। तो एक आशा की किरण है। हाँ, आशा की किरण है। और मुझे बहुत खुशी है कि क्योंकि मुझे लगता था कि मैं किसकी हेल्प लूंगी और कैसे करूंगी, क्योंकि गैलरी तो बना दी। अब गैलरी बनाने के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो नहीं समझ में आती है, जैसे बहुत सारी कंप्यूटराइज चीजें होती हैं वो। हाँ देखिए, आर्टिस्ट पेंटिंग तो कर सकता है, लेकिन बहुत सारे आर्टिस्ट टेक्नोलॉजी नहीं समझ सकते हैं ना, तो वो टेक्नोलॉजी अब मेरा बेटा है तो मेरी पूरी मदद कर रहा है। कामिनी जी, आप इन दिनों किन किन संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, उसका उल्लेख कीजिए। हाँ देखिए, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे पहले तो मैं पुलिन कला दीर्घा की से जुड़ी हुई हूँ और वो लाइफ मेंबरशिप मैंने ली थी, आपको बताया मैंने, जैसे कि 94 में मैंने उसकी लाइफ मेंबरशिप ली थी। इसके बाद जैसे जैसे मेरा बढ़ता चला गया, काम बढ़ता चला गया, मेरे साथ आर्टिस्ट भी मेरे साथ जुड़ते चले गए, तो मुझे जरूरत हुई एक और संस्था की, और मेरे साथ मेरी सहयोगी अलका पटेल थी, जो हम लोगों ने मिलकर एक संस्था की स्थापना की, आर्ट क्लब झांसी। और उसके साथ जब हम लोग 2 लोग अकेले थे, लेकिन हम लोग के साथ कारवा जुड़ता चला गया और हम लोग इतना, मतलब हम लोगों ने मिलके इतना प्रोग्राम, इतना इवेंट किया बाहर के, हम लोगों ने बहुत सारे सोलो शो किए, ग्रुप शो किए, और उसके बाद हम लोगों को और जरूरत महसूस हुई, क्योंकि हम लोगों को लगता तो चूंकि मैं बाहर, तो झांसी के बाहर तो मैं बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा अपना शहर, उधर पे भी मैं अपने आर्ट के लिए और अपने कलाकारों के लिए काम कर सकूं। तो अभी मैंने एक नई संस्था की स्थापना की है। मेरे साथ में बहुत सारे झांसी के स्थापित आर्टिस्ट हैं, जिसमें से किशन सोनी जी मेरे साथ में सहयोगी हैं, वंदना अग्रवाल के, और जगदीश लाल जी, अपर्णा चतुर्वेदी और त्रिवीर सिंह राजा, ये सब मेरे साथ सहयोगी हैं। और हम लोगों ने इसका नाम रखा है बुंदेलखंड कला अकादमी। जैसा कि आजकल चल रहा है कि हमारा हो सकता आने वाला हमारा झांसी बुंदेलखंड से तो हमने सोचा कि अभी से, वैसे तो और लोगों ने भी
कोशिश की है कि इसमें मुहिम छेड़ रखी है बहुत सारे, लेकिन हमें भी तो जरूरत है। बुंदेलखंड हमारा भी तो है, वो हमारा भी एक सर्वाधिकार है। ये अधिकार हमसे कोई छीन नहीं सकता कि हम क्यों नहीं बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने विरोध किया कि बुंदेलखंड आप नहीं बना सकती, तो बुंदेलखंड हम क्यों नहीं बना सकते भाई? उसको किसी ने कॉपीराइट करवा रखा क्या? तो ये हमारी जिद थी। वैसे तो हम नहीं सोचते, लेकिन अब जब ये जिद पे जब लोगों ने मुझसे कहा तो ये हमारी जिद थी। और हमें रानी लक्ष्मीबाई का वही ना कि आपने कहा ना रानी लक्ष्मीबाई, तो ये हमारा जब हमारी जिद होती है ना कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ठीक है ना? तो ये मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, तो मैं भी अपना बुंदेलखंड में क्यों छोड़ू, है ना? मुझे भी बुंदेलखंड के लिए काम करना है ना? और भी संस्थाएं, ठीक है, मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, ईमानदारी से काम कर रही हूँ। और एक और मेरे लिए एक अचीवमेंट है कि मैं संस्कार भारती से भी जुड़ी हूँ। संस्कार भारती महानगर की मैं वर्तमान में अध्यक्ष हूँ। अभी तो संस्कार भारती की 3 इकाइयां विलय हो चुकी हैं, और अभी देखिए हो सकता है अभी इलेक्शन फिर से है। अभी तो मैं अध्यक्ष थी, अब आगे क्या होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत मेहनत की है मैंने। जब मैं संस्कार भारती में आई तो मैंने इसके लिए भी बहुत मेहनत की है, क्योंकि मुझे किसी भी संस्था से बिजनेस नहीं करना है। मुझे सिर्फ काम करना है, कलाकारों के लिए काम करना है, लोगों के लिए काम करना है और समाज के लिए काम करना है। बस इतना चाहती हूँ, मेरा जीवन बस इसी में लगा रहे। बस मेरे लिए बस इतनी बड़ी खुशी की बात है। बंजारा बीट्स आपके उज्जवल भविष्य की कामना करेगा और दुआ करेगा कि आप फिर से अध्यक्ष बने। थैंक यू। कामिनी जी, हमारा बंजारा बीट्स चैनल है, ये एक एकेडमिक इंफॉर्मेशन देने वाला चैनल है, टैलेंटेड व्यक्तियों को सहज के रखने वाला चैनल है। आप हमारे चैनल के माध्यम से, बंजारा बीट्स के माध्यम से हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहूंगी कि कोई भी किसी भी फील्ड में हो, लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत होती है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है। क्योंकि मैंने जो तपस्या की है तो मैं उसको कभी फिर साझा करूंगी, क्योंकि इतने कम समय में तो मैं नहीं कर सकती थी। लेकिन अगर लक्ष्य प्राप्त करना है, कोई भी हो, जरूरी नहीं है कि पेंटिंग ही है, संगीत है, कोई खिलाड़ी बनना चाहता है, कोई पढ़ाई करना चाहता है, तो दिन रात एक करना पड़ता है और जुनून भी पालना पड़ता है। क्योंकि अगर हम जुनून नहीं पालेंगे तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कभी कर सकते हैं। तो अगर अकेला इंसान एकला भी अगर चलेगा, अकेला भी, तो भी इंसान काफी है। अगर बस उसमें अपना एक संबल, आत्मविश्वास और अपने ऊपर एक विश्वास होना चाहिए, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो ये थी कामिनी बघेल, जो अपनी चित्रकारी वाली यात्रा, पारिवारिक यात्रा और बहुत सारी बातें हंसते हंसाते इन्होंने हमारे साथ शेयर की। कामिनी जी, आपने बंजारा बीट्स से बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।